दोस्तों, आज की यह कहानी आप लोगों को एक दहेज प्रथा के ऊपर मैं बताने जा रहा हूँ। आप अगर इस कहानी को एक बार पूरा सुन लेते हैं तो आपको भी आंखें खुल जाएगी। इस धरती पर कैसे कैसे लोग हैं जो लड़की की शादी में अगर थोड़ा सा भी दहेज देने में कमी हो जाता है तो बारात लेकर आने के बाद भी वह बगैर शादी किए हुए बारात लेकर वापस चले जाते हैं। दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाऊं उससे पहले आप एक लाइक कर दें और जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, यह कहानी गया शहर की है। गया शहर में एक रितु नाम की लड़की होती है। रितु के परिवार में उसके छोटे भाई और एक छोटी बहन होती है और रितु के साथ उसके मम्मी और पापा होते हैं। दोस्तों, रितु के पापा एक मिठाई का दुकान चलाते हैं। उनका वह दुकान अपना खुद का होता है और रितु सभी भाई बहन काफ़ी पढ़ी लिखी होती है। अच्छे अंक से सभी क्लास में पास भी होते हैं। दोस्तों, रितु जब बड़ी हो जाती है तो रितु के शादी के लिए रितु के पापा लड़का देखना स्टार्ट कर देते हैं। उनके घर वाले को शौक होता है कि रितु को कोई सरकारी जॉब वाला लड़का से शादी करें। दोस्तों, साल भर बाद एक अच्छा लड़का सरकारी जॉब वाला रितु के पापा को मिल जाता है। वह लड़का मिडिल स्कूल में सरकारी टीचर होता है और उस लड़का से रितु का शादी ठीक हो जाता है। दोस्तों, रितु का शादी कैश 12 लाख रुपया और एक कार पर ठीक होता है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि दहेज प्रथा आज के डेट में सबसे ज़्यादा बिहार और उत्तर प्रदेश में चल रहा है। अगर किसी के घर में सरकारी जॉब में किसी का लड़का लग जाता है तो उसके घर वाले सोचते हैं कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा दहेज लिया जाए और उस पैसे से कोई छोटा प्लॉट या अपना घर बनवाया जाए, उसे अपना पर्सनल काम में इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों, यह कड़वी है मगर यही सच है। दोस्तों, रितु की शादी फाइनल हो जाती है। शादी से पहले रितु के पिताजी जो कैश 12 लाख रुपया बोले थे, लड़के के घर में जाकर लड़के के पिताजी को पूरा पैसा पेड कर देते हैं और रितु के घर में शादी की तैयारी जोरों शोर से चलने लगती है। इनके घर वाले भी सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि लड़का सरकारी जॉब में होता है और उधर लड़के पक्ष के घर में भी शादी के जोर शोर से तैयारी चलने लगती है। उसके घर में भी सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि वो लोग को पता होता है कि रितु एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है और प्राइवेट कंपनी में जॉब भी कर दिया और अच्छी सैलरी भी है। दोस्तों, शादी का दोनों तरफ तैयारी जोर शोर से चलने लगता है। जिस दिन बारात आने का दिन होता है उस दिन रितु के घर में बारात के स्वागत के लिए काफ़ी सारी तैयारियाँ पूरी हो जाती है और लड़के पक्ष के लोग भी काफ़ी तैयारी के साथ काफ़ी गाड़ी घोड़े के साथ बारात लेकर रितु के घर पर पहुँचते हैं। दोस्तों, अब जयमाला का समय होता है। उस समय रितु के जो लड़का हुआ जिससे शादी होना है वह स्टेज पर जाता है। स्टेज पर जाने के बाद जो लड़के के पिताजी होते हैं वह रितु के पापा से बोलते हैं, आपने जो कार देने के लिए बोले थे कि बारात में आने के बाद आपको कार दिया जाएगा, कार कहाँ है, कार की चाबी कहाँ है। इस पर दोस्तों रितु के पापा समधी साहब से बताते हैं, ये रही नई कार और ये रहा कार की चाबी। दोस्तों, इस पर लड़के के जो पिता होते हैं वह कार को देखकर समधी साहब के ऊपर नाराज हो जाते हैं, लड़की के पिता के ऊपर नाराज हो जाते हैं। बोलते हैं कि हमने तो 12 से 13 लाख का कार बताया था, आपने तो 6 से 7 लाख का ही कार दिया है, ऐसे में शादी नहीं होगा, नहीं संभव है। दोस्तों, दोनों में बात आपस में चलने लगता है। रितु के पापा बोलते हैं, समधी साहब आपको हमने जो कैश बोला था 12 लाख रुपया पहले ही पेड कर चुका है और जो कार बोला था यह कार की चाबी मैं आपको दे रहा हूँ। यह भी कार मैं अपने ज़मीन को गांव पर गिरवी रख कर लाया हूँ पैसा, उससे आपको कार दे रहा हूँ। हमारी बच्ची काफ़ी पढ़ी लिखी है, आप अगर इसे थोड़ा सा और अच्छा से पढ़ाते यह भी सरकारी जॉब ले सकती है। दोस्तों, लेकिन यह सब बात लड़का के पिताजी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें तो बस 12 से 13 लाख रुपये का कार चाहिए था। दोस्तों, लड़का के पिताजी लड़के के कान में जाकर स्टेज पर बोलते हैं, बेटा जो हम लोगों ने बात किया था कार के लिए वह कार नहीं है, यह तो मामूली सा 6 से 7 लाख का कार है। दोस्तों, इस पर लड़का भी भड़क जाता है और काफ़ी गुस्सा में हो जाता है। लड़का ही बोलता है रितु के पापा से, आपसे जो बात हुई थी वह 12 से 13 लाख की कार देने की बात हुई थी, आपने तो मामूली सा 6 से 7 लाख का कार दिया है। जब तक नहीं मिलेगा वो कार तब तक मैं शादी नहीं करूँगी। दोस्तों, ये सब ड्रामा चलते चलते तकरीबन 1.5 से 2 घंटा हो चुका था। इस पर रितु की छोटी बहन जाकर रितु से बताती है कि दीदी बात यहाँ पर 12 से 13 लाख के कार के ऊपर आकर अटकी हुई है। लड़का बोल रहा है और लड़का के पिताजी बोल रहे हैं कि जब तक मुझे उतना पैसा का कार नहीं मिलेगा मैं शादी नहीं करूँगा। दोस्तों, यह बात सुनकर रितु काफ़ी पढ़ी लिखी थी, वह काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वह अपनी छोटी बहन के साथ जो जयमाला का स्टेज था वहाँ पर आ जाती है और लड़का से पूछती है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों ड्रामा हो रहा है। इस पर लड़का बोलता है रितु से कि आपके पिताजी बोले थे कि 12 से 13 लाख का कार दूंगा, जो कि मामूली 6 से 7 लाख का कार लाकर खड़ा कर दिया है। दोस्तों, इस पर रितु बोलती है, अगर आपको शादी नहीं करना है कोई बात नहीं, हम 2 मिनट के अंदर अपना बारात को यहाँ से वापस लेकर चले जाओ, हमारे पिताजी जो भी पैसा दिया था वह पैसा रिटर्न कर दो। दोस्तों, उस समय का वहाँ पर क्या माहौल रहा होगा आप समझ सकते हैं। गांव समाज जितने भी लोग शादी के लिए जुटे हुए थे, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था क्या बात है, किस कारण से शादी का रस्म रुकी हुई है। दोस्तों, फिर धीरे धीरे करके सभी को पता चल जाता है कि 12 से 13 लाख की कार की बात हो रही थी और यहाँ पर 6 से 7 लाख की कार दिया जा रहा है। इस कारण से दहेज के लोग ही लोग शादी करने से इनकार कर रहे हैं।
दोस्तों जब रितु बता दी कि हम बारात लेकर वापस चले जाओ, तो जो भी रितु के पापा पैसा दिए थे उसका बारात पक्ष के लोग तो गोल्ड सिल्वर लेकर आए थे, सोना चांदी लेकर आए थे, वो रितु के पापा को वापस कर दिया जाता है। और जो भी नगद कैश लेकर आए थे वो वापस कर दिया जाता है और वहाँ से बारात वापस चला जाता है। दोस्तों रितु के घर में जो भी सभी सगी संबंधी आए हुए थे, रितु के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं इतना अच्छा लड़का था, सरकारी जॉब था, मिडिल स्कूल में टीचर था, शादी हो जाना चाहिए था, ऐसे क्यों बोली। दोस्तों इस पर रितु अपने मम्मी और पापा से बोलती है, आप चिंता न करें, हम ये लोगों को कुछ न कुछ अच्छा करके दिखाएंगे, ये लोगों को बदला लेकर रहेंगे। दोस्तों आपको ही पता है जब ऐसी घटना घटती है तो गाँव समाज में एक सप्ताह तक न्यूज का हेडलाइन बना हुआ रहता है और यही चर्चा हर जगह चलता है। एक सप्ताह 10 दिन तक चर्चा चला, गाँव समाज आसपास के गाँव में भी ये चर्चा फैल गई। दोस्तों उसके बाद इस चर्चा बंद हो गया और 1.5 से 2 साल के अंदर दोस्तों रितु ने जमकर तैयारी की जॉब लेने के लिए और रितु को दरोगा में ज्वाइनिंग आ जाता है। रितु के घर वाले सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं। रितु ट्रेनिंग में चली जाती है और ट्रेनिंग समाप्त करने के बाद उसका फर्स्ट ज्वाइनिंग पटना में होता है। दोस्तों जब वह पटना में ज्वाइन करती है तो 2 से 3 महीने के बाद रितु के थाना में, रितु थाना प्रभारी होती है, रितु के थाना में एक विधवा महिला केस लेकर आती है। वह बताती है कि हमारा जो ज़मीन है हमारे पड़ोसी हड़पना चाहते हैं, वो बोलते हैं यह मेरा ज़मीन है, जबकि वह उसका ज़मीन नहीं है। दोस्तों रितु वो थाना के जो सिपाही होते हैं और भी जो लोग होते हैं वो विधवा महिला के साथ उनका घर पर देते हैं कि जाकर देख कर आओ क्या मामला है, क्या सच्चाई है। उस समय तक रितु को यह नहीं पता होता है किसका कौन पड़ोसी है और किसके साथ इसका ज़मीन का विवाद चल रहा है। दोस्तों इस पर जो थाना के सिपाही लोग जाते हैं और जिसके साथ विवाद चल रहा था विधवा महिला को, उससे उस दोनों को घर से उठा कर लाते हैं यहाँ पर, और जो मुंशी होता है वह केस लिखता है। उसके बाद रितु को दिखाया जाता है, थाना प्रभारी को दिखाया जाता है। जब वह पूरा केस पढ़ती है तब वो समझ जाती है और जो विधवा महिला का ज़मीन हड़पना चाहता था उससे वह अपना ऑफिस से निकलने के बाद मिलती है कि आखिर है कौन हो। जब वह सामने देखती है तो वह वही लड़का होता है, वही लड़का का पिताजी होता है जिससे रितु का शादी ठीक हुआ था और जो स्टेज पर जयमाला के समय वहाँ से कार के लेन देन के खातिर बारात लेकर वापस चला आया था। दोस्तों जैसे ही रितु उस लड़का को देखती है वह समझ जाती है। वह उसी समय बोलते हैं कि आपको सफाई देने का कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे आपके बारे में एक एक चीज़ पता है, आप बिल्कुल दहेज के लोभी हैं, पैसा के लोभी हैं, आपने 100% विधवा महिला का ज़मीन हड़पने का कोशिश किया है। दोस्तों इस पर कल रितु अपना गाड़ी लेकर, अपना पुलिस लेकर ग्राउंड पर जाती है जहाँ पर विधवा महिला की ज़मीन होती है। उस जगह पर जाकर के चेक करती है और अमीन को बुलाती है, नफवाती है, तो वह एक्चुअल ज़मीन विधवा महिला की होती है, जो कि दहेज के लोग ही जो बारात लेकर वापस गए थे वो विधवा महिला का ज़मीन हड़पना चाहता था। दोस्तों इस पर मौका मिल गया था रितु को सबक सिखाने के लिए और वह थाना में वापस उसे बुलाता है और उसके ऊपर हार्ड चार्ज लगाता है और कोर्ट तक घसीट कर ले जाता है। दोस्तों और वह लोभी लड़का और लड़का के पिताजी को साल भर का जेल करवाती है। दोस्तों यह बात रितु के मम्मी और पापा को ही पता चलता, वो लोग भी काफ़ी खुश होते हैं कि हमारा बच्ची जो डिसीजन ली थी वह अच्छी ली थी। दोस्तों मेरा ये कहना है कि रितु जैसा हर घर में लड़की होना चाहिए। रितु उस समय साफ बोली थी कि हमें ऐसा दहेज के लोभी घर में कभी नहीं जाना है, ऐसे आदमी जो इंसान का पहचान नहीं कर पाता है, सिर्फ पैसा कौन जानता है, ऐसे घर में जाने से मुझे कोई फायदा नहीं है। दोस्तों अगर हर घर में रितु जैसा लड़की हो तो दहेज प्रथा को कम किया जा सकता है, दहेज प्रथा को रोका जा सकता है। तो दोस्तों आप लोगों को यह मेरी कहानी कैसी लगी एक कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और अच्छी लगी हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मैं एक अच्छी कहानी के साथ अगली वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।